हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने डेली देखा होगा, हमारे जो है कि जो क्लास होती है उसमें हम लोग एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग जो है कि 9th के एनसीईआरटी के ये क्लास नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 को और चैप्टर नंबर 8 को हम लोग 8 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में भर भर के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, और इसमें वो भी आपको प्रश्न मिलेंगे जो आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको भी अगर चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 8 से अगर पूछे गए होंगे आपके टीआरई के एग्ज़ाम में, तो वो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, चूँकि फैक्चुअल प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में, चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे वो साइंस हो, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल हैं और आपको जो है कि ये नोट डाउन करके याद भी रखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न, यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप कॉमन माइंड भी आप लगा सकते हैं कि अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है तो विस्थापन कैसा होगा। तो विस्थापन यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा, यहाँ पर आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है, जिसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, वस्तु की गति करते हुए पुनः जीरो तक ओ तक आ जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। तो यही फैक्चुअल प्रश्न है और यहीं को आपको जो है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। यानी कि गति के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो ये देखिए, सरल रेखी गति, ये गति का जो है कि सबसे साधारण प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। तो ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, दी गई सरल रेखी पथ पर कोई वस्तु ओ से ए तक जाती है। यानी कि कोई वस्तु है और वो से ए तक जाती है, तो और फिर बी से गुजरकर सी तक जाती है, तो उसकी वस्तु तय की गई कुल दूरी की कितनी होगी। तो ये जो है कि ये प्रश्न आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है, जिसका राइट आंसर क्या है, 95 है। ठीक है, और यह आप जो यहाँ से नीचे जब जाएंगे तो यहाँ से आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। यहाँ से जब आप देखिए, यहाँ से दिया गया है, यहाँ से जब आप जाएंगे तो यहाँ से दिया गया है, जब ओ से ए तक जाती है। ठीक है, तो ओ से यहाँ पर देखिए ए तक जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा ओ से ए तक जाएगी तो टोटल यहाँ पे 60 हो जाएगा। और यहाँ से ए से क्या आती है, तो बी तक आती है। ठीक है, यहाँ से बी तक आती है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 10, 20, 30 और 35, यहाँ से सी तक आती है। ठीक है, तो इसमें जब 35 यहाँ पे जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके प्रश्न में कहा गया है और यहाँ से जो है कि आपको जो है एनसीईआरटी में जोड़ कर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप कैप्चर करिएगा। और देखिए, यहाँ से किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं।
तो देखिएगा, जब किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और वो निर्देश बिंदु जो है कि क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे जो है कि मूल बिंदु कहा जाता है। तो ऐसे ही फैक्चुअल प्रश्न आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, किसी भी जो है कि ये क्लास के जो है कि पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। और यहाँ से देखिएगा, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। तो ये जो है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जो है कि याद रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, सरल रेखी गति के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सरल रेखी गति के कौन कौन से प्रकार हैं, तो एक समान गति और असमान गति, ये दोनों जो है कि सरल रेखी गति के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, एक समान गति और असमान गति, यहाँ पे देखिएगा ये जो है कि आपके दिया गया है, ये क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति को समयांतराल छोटा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से वस्तु के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे साफ तौर से पूछा गया था कि सरल रेखीय गति के जो है कि कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, असमान और यहाँ पे एक और था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चाल किसे कहते हैं, तो चाल हम लोग कहेंगे उसे इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है। तो इसको हम लोग चाल कहेंगे। और यहाँ से देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए, चाल का मात्रक कौन सा होता है, तो चाल का मात्रक यहाँ पर होता है उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि चाल के मात्रक हैं। मीटर प्रति सेकंड होता है, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है, और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। तो ये सभी चाल के मात्रक हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे, यहाँ से देखिए, चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि दिया गया है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। और ये होता है आपका मीटर और प्रति सेकंड होता है। और ये जब आता है, जब सेकंड जब ऊपर जाता है तो मीटर प्रति सेकंड पे -1 हो जाता है। तो इससे जो है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से यही दिया गया है, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपके, असमान गति किसे कहते हैं। तो असमान गति हम लोग उसे कहेंगे जो समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। तो इसे हम लोग असमान जो है कि गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर है, ठीक है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है कि पूछा गया था। यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक समान असमान गति, ठीक है। तो असमान गति उसके नीचे है। यहाँ से देखिएगा, वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, एक भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ से असमान और एक समान गति दोनों यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में ये प्रश्न भी दिया गया है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको जो है कि देख पा रहे होंगे, औसत चाल क्या होती है, तो तय की गई कुल दूरी तथा लिया गया समय, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया गया है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो कुल दूरी और वस्तु, और यहाँ से देखिएगा
ये 16 और 16 इन दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। और ये से समय को भी जोड़ दिया गया है, तो 6 सेकेंड हो गया समय और 32 मीटर ये दूरी हो गई है। तो यहाँ पे यही किया गया है, यहाँ से देखिएगा 32 और 4 सेकेंड 6 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से 32 में 6 का जब भाग दिया गया है तो यहाँ से चूँकि चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी 32 है और ये समय क्या है 6 सेकेंड है। और इसको जो है कि भाग देने पर जब आया है 5.33 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए औसत वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, तो इतना हो जाएगी। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और ये डायरेक्टली प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बने थे, मैंने जो है कि 6 to 8 में दिखाया भी था। और यहाँ से देखिएगा औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो औसत जो वेग होता है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो औसत वेग को हम लोग प्राप्त करेंगे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2, ठीक है। तो ये जो है कि इसका फार्मूला भी है और यहाँ से ये है आपका फार्मूला। औसत वेग को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सूत्र भी होता है औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2 होता है। तो यानी कि u प्लस वी बटा के ये 2 होता है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से एक और प्रश्न आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया था। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तो देखिए सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है, तो विस्थापन उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी यहाँ पे क्या है, तो 180 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसी फार्मूले से 180 और 1 मिनट दिया गया है यहाँ पर, तो 1 मिनट दिया गया है यहाँ पर। तो 1 मिनट को जब सेकंड में बदला जाएगा तो 60 सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। और औसत वेग बराबर विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। तो यहाँ से यहाँ पे ये देखिए विस्थापन 0 है और समय क्या है 60 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से उषा की औसत चाल क्या हो जाएगी, तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है। तो समय के साथ जो है कि वेग, जब वस्तु एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है, तो ये जो रहता है नियत रहता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, नियत रहता है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से जब आप जाएंगे वेग परिवर्तन की दर, तो देखिएगा किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या रहता है, तो नियत रहता है। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में लाइनें दी गई हैं और यही लाइनें जो है कि उठाकर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से जो है कि आप इसको याद रखिएगा। और ये जो है त्वरण क्या है, तो वेग परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन और बटे में लिया गया समय, ये क्या है, त्वरण है। और वेग परिवर्तन की दर को भी त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से आपका जो है कि 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसे डॉट डॉट लिया जाता है। यानी कि यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा तो वो किस प्रकार का होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा या ए व बी दोनों होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा तो ये जो है कि ऋणात्मक लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक यहाँ पर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये होता है मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जब इसको ऐसे लिखते हैं तो मीटर सेकंड और यहाँ से क्या हो जाता है -2 हो जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड -2 स्क्वायर ये भी देता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ से 15 का जो है कि राइट आंसर सी है। और यहाँ से अब हम लोग देखिए, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक लिया जाता है, यदि वेग की परिवर्तन की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक लिया जाता है। तो यही ऋणात्मक वाला प्रश्न बनाया था मैं। और यहाँ से त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जब मीटर और सेकंड स्क्वायर को जब हम लोग इंटू में लाते हैं, ऊपर लाते हैं, तो सेकंड पे -2 हो जाता है। तो ये आप जानते होंगे, बेसिक है। और यहाँ से एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये 3 ग्राफ होते हैं
यहाँ पे एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो है कि दर्शाया जाता है आपके वेग ग्राफ के द्वारा, ठीक है, वेग समय के ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में और समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही सब फैक्ट हैं और आपके जो है कि एग्ज़ाम में बनते हैं। और ये जो है कि आप ग्राफ हैं तो ग्राफ जो है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। और यहाँ से देखिएगा 17 नंबर का प्रश्न, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा। यानी कि एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ पूछा जा रहा है। तो दूरी का जो है कि ग्राफ सरल रेखा ग्राफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिएगा यहाँ से एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और यही सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे, यहाँ से कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। यानी कि वो कौन सा समीकरण है जो वेग एवं समय के संबंध को व्यक्त करता है। तो ये है v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या करता है, ये एक ऐसा समीकरण है जो वेग एवं समय में संबंध को व्यक्त करता है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न, यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया था। और यहाँ से आपके जो है कि सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। देखिए, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v क्या है, अंतिम वेग, तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यस समीकरण 7.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। तो ये क्या है, ये समीकरण 7.5 है। और इसमें कहा गया है कि ये वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। और समीकरण ये दूसरा वाला जो है 7.6 वाला, ये क्या करता है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंटें निकल के आएंगी जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करता है। और ये दूसरा वाला जो है समीकरण 7.6, ये क्या करता है, समय व स्थिति के बीच संबंध स्थापित करता है। और ये तीसरा वाला जो समीकरण है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये क्या करता है, तो वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो ये 3 समीकरण हैं, यहाँ से आप इसको नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आगे आपके जो है कि ये चैप्टर नंबर हमारा 8 स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर लगने पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती है, उस बल को क्या कहते हैं। तो उस बल को हम लोग कहेंगे संतुलित बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए, लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान, यहाँ से देखिएगा, समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहा जाता है। तो ये मैं एरो भी बनाया हूँ और यही सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है, यानी कि किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है। तो ये तीनों क्रियाएं हैं, खींचना, धकेलना और ठोकर लगाना। ये क्या है, ये सभी जो है कि बल की अवधारणा को आधारित करने वाले जो है कि क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जैसे ही चैप्टर आपका 8 स्टार्ट होगा, बल तथा गति के नियम यहाँ से जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बुक्स में। और मैं जो है कि आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट भी कर दिया हूँ। यहाँ से देखिएगा, किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। तो ये जो है कि आपके बुक्स में भी दिया गया है। और बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग से फ्रेंड्स यहाँ पर गति की दिशा में परिवर्तन आते हैं, वेग के परिणाम में परिवर्तन आते हैं और आकार या आकृति में भी परिवर्तन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं अर्थात वस्तु की गति को तेज कर या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग। आप यह भी जानते हैं कि यहाँ से जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो ये 3 जो है कि फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से, असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है। तो असंतुलित जो बल होता है ये वस्तु के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यूज से आपके फैक्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के 2 विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड बल की वाली दिशा में खिसकता है शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों प्रकार के संतुलित नहीं है और असंतुलित बल के पिंड को खिसकने दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ से ये फैक्ट था आपका। और यहाँ से एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये जो घर्षण बल होता है, जब बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलते हैं तो घर्षण बल हमारा जो होता है ये बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में जो है कि उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। ये जो है कि घर्षण बल की दिशा में किस दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल जो है कि ये आपका जो है कि वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये आपके जो है कि फैक्ट हैं और ये दोनों फैक्ट आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। देखिएगा, कुछ बच्चे एक बक्स को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो एक प्रश्न यहाँ से था। और बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच क्या यह घर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो संतुलित बल करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। और बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं आगे खिसकता है। तो यही जो 2 प्रश्न थे जो मैं यहाँ से बनाया था। और एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर कब खिसकता है, तो एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर तब खिसकेगा जब उसको जो है कि हम लोग धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो ये कारण है। और यहाँ से जब आप देखेंगे बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच यह घर्षण बल यहाँ पे देखिएगा, यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है, ठीक है। बच्चे को जोर से धकेलने लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। और यहाँ से ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी यहाँ पर देखिएगा अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को जोर से ज़्यादा धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो जब जो है कि घर्षण बल से हम लोग ज़्यादा बल लगाएंगे तब जो है कि बक्सा खिसकेगा। यही प्रश्न में कहा गया था। और यहाँ से यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वस्तुएं निश्चित गति से चलती हैं। तो ये जो है कि नियम था आपका गैलीलियो का, जो कि आपके 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दिया गया है, देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो निश्चित गति से चलती हैं, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर 2 आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी पर चढ़ेगी, तो समान दूरी पर जो है कि चढ़ेगी। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो है कि थोड़ा बोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन इनसे प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं तो आप जो है कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। देखिए, यदि दोनों ओर के तलों को झुकाव समान हो तो गोली उतनी ही दूरी पर चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। तो यही समान दूरी पर दिया गया है और इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगी, तो ये गोली चलती रहेगी। ये एक प्रैक्टिकल किया गया था
और यहाँ पे मैं उस प्रैक्टिकल को भी दिखाऊंगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न आप समझिए, दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि आनत तल में एक के बल को शून्य कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए, यहाँ पे आप देखिए ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ पे देखिएगा चलती रहेगी, और यही जो है कि प्रैक्टिकल किया गया था यहाँ पर, तो यही प्रश्न जो है कि बन सकता है। ठीक है, और देखिएगा आगे यहाँ से न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। यानी कि जो न्यूटन गति के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे न्यूटन, और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था ये कहता है कि वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न, न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए थे। तो मैं ऊपर आपको बताया था 3 नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा बल एवं गति के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न देखिए, गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो गति का जो पहला नियम है इसको जो है कि जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न एक बार आपके बना था बीपीएससी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये चैप्टर जो है कि 7 में आपने क्या सीखा और चैप्टर 8 में क्या सीखा, ये मूल फैक्ट हैं और यहीं से प्रश्न डायरेक्टली बनते हैं। तो इनको जो है कि आप देखिएगा, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जाती है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक वस्तु की गति का समान एवं असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत या बदल रहा है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बनेगा, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई उसकी चाल और प्रति इकाई में हुआ विस्थापन उसका वेग है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा प्रश्न बनेगा, देखिए किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है और ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जाता है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न की वस्तु की समान और असमान गति को किससे दर्शाया जाता है। तो ग्राफों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक समान त्वरण में चल रही एक वस्तु की गति व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो ये तीनों मैं ऊपर आपको बताया था और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा चैप्टर नंबर 8 में आपने क्या सीखा। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से देखिएगा, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, और यहाँ से वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और यहाँ से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है और इसका जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, यानी कि घर्षण बल जो होता है वो सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। यानी कि आप यहाँ से समझिएगा, ये वस्तु जो है कि वस्तु का प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होता है। ठीक है, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक यन द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और गति का तृतीय नियम देखिए, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर कार्य करती हैं। तो ये जो है कि 7 और 8 जो है कि हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो है कि सभी क्लास की एनसीईआरटी के एमसीक्यूज और थ्योरी को आप कंप्लीट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।